थर्मोडायनामिक्स में केटीजी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और जैसे नाम है थर्मोडायनामिक्स, तो लग रहा है कुछ डायनामिक्स का, कुछ मैकेनिक्स वाला एस्पेक्ट्स यहाँ देखने को मिलेगा। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो हमारे सिलेबस में है, कैसा गैस हमारे सिलेबस में है? सिलेबस जेईई, आईआईटी जेईई, फिजिक्स, इसमें ये है आइडियल गैस। ये ध्यान रखिएगा, यदि सिलेबस में आइडियल गैस है तो हमें ये पता होना चाहिए कि आइडियल गैस कौन से होते हैं या उनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो आइडियल गैस हम जब बात करते हैं तो कुछ एजम्पशन लिया गया है कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे उनके आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। वो जो टकराते होंगे उनमें जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन होता है, जिससे एनर्जी लॉस नहीं होता। आइडियल गैस टकराते हैं तो एक दूसरे से कांटेक्ट में नेग्लिजिबल टाइम कांटेक्ट में रहते हैं मॉलिक्यूल। उनके भाग दौड़ में जो दो टक्कर के बीच का टाइम होता है उसके रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल टाइम लगता है टक्कर के समय। और चूंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूलों का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है तो वहां कोई पोटेंशियल एनर्जी जैसा सेंस पॉजेस वो नहीं करते। तो गैस के मॉलिक्यूल स्थिर तो होंगे नहीं, वो भाग दौड़ कर रहे हैं, तो उनके पास जो भी एनर्जी हम देखेंगे वो काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं। अब हमारे सिलेबस में आइडियल गैस है फिजिक्स में, ध्यान दीजिएगा। जब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स तो वहां रियल गैस भी होगा जिनमें मॉलिक्यूलों का इंटरेक्शन भी होगा, लेकिन यहाँ अपने सिलेबस में आइडियल गैस पे हम फोकस करने वाले हैं। तो आइडियल गैस, तो गैस कहते ही आप अपने कमरे में जहां बैठे हैं वहां एयर को फील करो। तो गैस किसी यदि कंटेनर में हो, किसी बर्तन में यदि गैस हो तो ये हो गया बर्तन, और इसमें है एक गैस। बर्तन में गैस है तो बर्तन के गैस को बाहर सराउंडिंग्स के गैस से आप अलग कर रहे हो, तो यहाँ आपने एक पिस्टन लगाया हुआ है, ये है पिस्टन। अब यदि यहाँ पर पिस्टन है तो गैस अब सराउंडिंग्स से तो यहाँ अलग हो गए, सर आप म्यूटेड हो। पिस्टन के होने पर यहाँ पिस्टन के होने पर ये तो अलग हो गया। भीतर जो बर्तन के आपने गैस देखा वो बाहर एटमॉस्फेयर से, तो ये जो है बर्तन के भीतर गैस, इसे आप कह देते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब सिस्टम के कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन्ड मिलेगा आपको। एक होगा वॉल्यूम, कि यहाँ जो बर्तन का वॉल्यूम होगा वही इस गैस का वॉल्यूम कहलाएगा। एक होगा प्रेशर,
ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भाग दौड़ कर रहे हैं, सरफेस को हिट करते हैं, तो इलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम बदलता है, v स्पीड से गया, v स्पीड से वापस आया, 2s mv चेंज हुआ एक टक्कर में। तो मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम फोर्स होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होगा। तो ये बर्तन में हर एक पॉइंट पे, हर एक सरफेस पे प्रेशर ये अप्लाई कर रहे हैं गैस। तो वो गैस के मॉलिक्यूलों के कारण वो प्रेशर केवल सरफेस पे है ऐसा नहीं, बीच में भी कोई आप एरिया चुनेंगे छोटा सा गैस के भीतर उस बर्तन में, तो वहां भी तो मॉलिक्यूल टकराएंगे आपके चुने गए एरिया पे। यदि वहां कुछ रखते हैं आप तो वहां भी प्रेशर फील होगा। तो जैसे एटमॉस्फेयर में हम लोग हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं ना कि हमारे आसपास जो एयर है वो हम पे प्रेशर लगा रही है, उसका अपना कोई डायरेक्शन नहीं है। और एक टेम्परेचर होगा, कुछ थर्मामीटर यदि लगाएं इस बर्तन के भीतर तो वहां कोई टेम्परेचर टी हमें मिलता है। तो ये जो होता है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये एक स्टेट को डिफाइन करते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम के। ये स्टेट फंक्शन या स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट वेरिएबल्स। ये जो पीवीटी है इसे आपने कहा स्टेट वेरिएबल्स। आप यदि स्टेट को बदलेंगे तो इनमें कोई न कोई बदलेगा। सर कैसे आप स्टेट बदल सकते हो? तो सोचो ना, अभी जो आपके सामने पिस्टन है, इस पिस्टन को यदि हम नीचे धकेल कर लेते जाए तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, यदि ऊपर धकेल के लेते जाए तो वॉल्यूम बदल जाएगा। तो स्टेट वेरिएबल्स हो गए कि हम एक स्टेट डिफाइन करना चाहते हैं, तो स्टेट के बारे में कौन कौन सी जानकारी इकट्ठा करेंगे कि गैस का वॉल्यूम कितना है, गैस का प्रेशर क्या है, वहां जो बर्तन में रखा हुआ गैस है उनके थर्मामीटर वहां रख के मैंने पता किया टेम्परेचर क्या है। देखिए बर्तन भी दो तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि बर्तन गुड कंडक्टिंग मटेरियल हो, मान लो कॉपर का, और बहुत देर से गैस यदि ऐसे रखा हुआ है तो बाहर यदि कोई टेम्परेचर हाई भी रहा होता तो बाहर का हाई टेम्परेचर भीतर, और भीतर का हाई टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर यदि लो होता तो बाहर और भीतर यहाँ एक मेटल होने के कारण हीट कंडक्ट कर जाता, और धीरे धीरे भीतर का भी टेम्परेचर बाहर वाले एटमॉस्फेयर में जो भी टेम्परेचर है मौसम में वो उसी के बराबर हो जाता। तो हम यहाँ क्या देखते कि टेम्परेचर बदल रहा है, वॉल्यूम तो वही था, मे बी प्रेशर पे भी कुछ असर पड़े। यहाँ गैस है तो गैस के अमाउंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो गैस के अमाउंट को रिप्रेजेंट करते होंगे कि वहां कितने मॉलिक्यूल हैं उस गिनती से। और मॉलिक्यूल तो सोचो ना यार, मॉलिक्यूल की गिनती करेंगे तो आप तो कहोगे बहुत इनफाइनाइट। एक तरीका हुआ, तो एक टर्म डिफाइंड है मोल। आप कहते हैं कि 6.023 इंटू 10⁻23, यदि एटम कहीं पर है तो हम कहेंगे 1 मोल एटम। जैसे दर्जन कहते हैं, तो 12 यदि एलिमेंट का कलेक्शन कहीं पे है तो 1 दर्जन कह देते हैं। तो उसी तरह 6.023 इंटू 10⁻23 को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, Na से इसे हमने शो किया। और इतना यदि कलेक्शन हो केले का तो हम कहेंगे 1 मोल केला। इतना यदि कलेक्शन हो मॉलिक्यूल का तो हम कहेंगे 1 मोल एलिमेंट। तो आप जब गैस को देख रहे हैं तो यहाँ आप या तो ग्राम में कहेंगे कि ये 10 ग्राम गैस है, 20 ग्राम गैस है, या फिर ये कहेंगे कि 2 मोल गैस है, 4 मोल गैस है। तो एन जो है ये है नंबर ऑफ मोल, मतलब नंबर ऑफ ये एवोगाड्रो नंबर के कितने मल्टीपल यहाँ मॉलिक्यूल मौजूद है, नंबर ऑफ मोल।
नंबर ऑफ मोल। तो पहले हमने ये सोचा कि यदि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में किसकी चर्चा करेंगे, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की चर्चा करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है क्या, तो जनरल भाषा में कोई बर्तन जिसके भीतर गैस हो उसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहेंगे। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम में आप किसके बारे में बात करेंगे, तो गैस तो आंखों से आप देख रहे नहीं है, तो हम ये फील करते हैं कि वहां कुछ टेम्परेचर है, थर्मामीटर से पता चला। जो बर्तन का वॉल्यूम होगा वो उस पर्टिकुलर थर्मोडायनामिक सिस्टम में उस पर्टिकुलर स्टेट का वॉल्यूम कहलाएगा। और जो वहां मॉलिक्यूल हैं बैठे तो है नहीं, वो भाग दौड़ कर रहे हैं, तो उसके कारण वहां एक प्रेशर मौजूद है। तो सर जहां भी कहीं मॉलिक्यूल भाग दौड़ करते हैं तो प्रेशर होता है। तो सोचो ना, आप एटमॉस्फेयर है अर्थ के आसपास तो कहते हो ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका कोई डायरेक्शन थोड़ी ना बताते हो, वो तो कहते हो कि यहाँ आपके चारों तरफ से आप पे प्रेशर लगा रहा है एयर। तो चारों तरफ से एयर आप पे प्रेशर लगा रहा है कि क्या मतलब, वो मॉलिक्यूल आपसे टकरा रहे हैं, तो टकराएंगे तो ऑब्वियस है कि आप पे फोर्स आया, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर। वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो नॉर्मल प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, 10⁵ सोचो ना, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर जब कहते हैं ना, कभी कभी यदि प्रेशर कहते हैं पी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट कह देते हैं 1 एटम, जो नॉर्मली हम एटमॉस्फेयर में अभी प्रेशर देखते हैं। और इस प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होता है 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सोचो, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतनी तगड़ी फोर्स एयर जो है एटमॉस्फेयर के, वो हमारे ऊपर अप्लाई कर रहा है चारों तरफ से हम पर। लेकिन उसे हम सर फील क्यों नहीं करते, तो वो प्रेशर तो हमने जब से जन्म लिया है तब से हमारे ऊपर है चारों तरफ से। तो वो तो हमारा नेचुरल है, यदि ये प्रेशर हमारे चारों तरफ से नहीं होगा तो ये जो हमारे बॉडी इंटैक्ट है शायद वो बिखर जाए। तो जब आप स्पेस में जाते हैं जहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, तो खास तरह का एक स्पेस सूट डिजाइन किया जाता है, जिसके पहनने पर आपके बॉडी और स्पेस सूट के कपड़े के बीच में एक खास प्रेशर मेंटेन रखें, ऐसे गैस भर के व्यवस्था की जाती है 1 एटम। यदि वो प्रेशर नहीं रहेगा तो हम कंफर्टेबल रह ही नहीं सकते। हमारे बॉडी की एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि वो चारों तरफ उसके ये 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर चाहिए ही चाहिए। अब जो भी गैस होगा यदि एटमॉस्फेयर के जैसे प्रेशर पे है तो वो कहेंगे 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा सोचो, आप अपने साइकिल के टायर में हवा भरवाते हो, तो एटमॉस्फेयर से टायर, वो जो ट्यूब है जिसमें आपने हवा भरी है, वहां पर प्रेशर ज्यादा होता होगा या कम, आराम से सोचना। एटमॉस्फेयर पे तो 1 एटम हमने कहा प्रेशर, और वो जब भरते हैं ट्यूब में, तो ट्यूब में भरते जाते हैं, तो वहां पर प्रेशर क्या उम्मीद करते हो, 1 एटम से कम होगा या 1 एटम से ज्यादा। यदि इस बात पर गौर करें तो सोचो ना, साइकिल के टायर का ट्यूब जिसमें आपने हवा भरा, उसके ऊपर एक नॉब है, उसे खोल देते हो तो भीतर जो ट्यूब के हवा है वो निकल आती है बाहर। इसका मतलब गैस किधर से किधर जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो भीतर में प्रेशर ज्यादा होगा। तभी तो आपके टायर को वो जो ट्यूब से रिलेटेड एक नॉब है उसे घुमाकर खोलते हैं तो सारा हवा जो है भीतर से बाहर आ जाती है। तो भीतर जो है वो ज्यादा प्रेशर, क्योंकि फ्लूइड किधर से किधर फ्लो करता है, गैस किधर से किधर मूव करना चाहता है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर। तो यदि हम बात करते हैं जैसे कोई बैलून, तो बैलून में फूंक कर आपने हवा भरी और उसको बड़ा किया। अब सोचो, एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है या बैलून में प्रेशर ज्यादा है। तो जैसे ही बैलून में आपने हवा भर के उसके ओपनिंग को रोका हुआ, बंद किया हुआ है, यदि उसे खोल दें तो भीतर वाली हवा बाहर आ गई। तो हम क्या कहेंगे ऐसे सिचुएशन में, बैलून के भीतर जो प्रेशर है वो वो हवा वो हायर प्रेशर पे था। क्यों?
क्योंकि जैसे ही आपने ओपन किया तो वो बाहर वो एयर आना चाहता है, तो भीतर से बाहर आना चाहता है तो निश्चित रूप से भीतर में ज्यादा प्रेशर रहा होगा। तो हम लोग गैस का एक प्रॉपर्टी प्रेशर उसे समझे, क्यों है वो प्रेशर उसको डिराइव करेंगे, उसका वो अलग एक पार्ट है। लेकिन प्रेशर को फील करिए, वो एक क्वांटिटी है जो गैस के साथ एसोसिएटेड रहता है। गैस के मॉलिक्यूल होंगे तो वो कबड्डी खेल रहे हैं, कोई अच्छे बच्चे की तरह बैठे तो है नहीं, तो कबड्डी खेल रहे हैं तो टकराएंगे, टकराएंगे तो फोर्स लगेगा। फोर्स पर यूनिट एरिया जो वो जनरेट करते हैं, दैट इज प्रेशर। तो सर, मैं यहाँ कमरे के भीतर बैठा हूँ और मैं बाहर बालकनी में जाके बैठता हूँ, तो क्या प्रेशर बदल जाएगी? कमरे और बालकनी के बीच में दरवाजा खुला हुआ आप देख रहे हैं, यदि भीतर ज्यादा प्रेशर होगा और बाहर कम, तो भीतर से बाहर हवा जाएगी अपने आप। कोई रोकने वाला तो है नहीं, दरवाजा तो आपने खुला रखा हुआ है। और कब तक जाएगी? ऐसा थोड़ी ना होगा कि एटमॉस्फेयर में वो बाहर घूमने चली गई, कमरे की सारी हवा आपके भीतर आए, आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा ना। ये तब तक मूव कर रही होंगी हवा जब तक कि दोनों जगह एक जैसा प्रेशर ना हो। तो प्रेशर वेरिएशन होने पर हम ये मूवमेंट फील करते हैं फ्लूइड का, गैस का। तो प्रेशर वर्ड पे पहले फोकस करिए, ये गैस के साथ रहने वाला एक कॉमन प्रॉपर्टी है। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल भाग दौड़ कर रहे हैं, तो वो यदि भाग दौड़ कर रहे हैं तो हिट करेंगे। तो कोई भी आप एरिया चुनेंगे, उस एरिया को ये मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम जो हिट कर रहे होंगे, उनसे जो पर यूनिट टाइम मोमेंटम चेंज होगा मॉलिक्यूल के हिट करने पे, वो जो फोर्स बना, वो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर कहलाता है। सर, ये तो कैलकुलेशन लेंथी होगा। जिस थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में आप बात करना चाहते हैं, वो कोई बर्तन है, तो उस गैस जिसको आप थर्मोडायनामिक सिस्टम कह रहे हैं, जिस बर्तन में है, उसका जो वॉल्यूम होगा वो आप कह देते हैं, वो भी एक प्रॉपर्टी हो गया थर्मोडायनामिक सिस्टम को एक्सप्लेन करने का, कि आखिर हमें ये थर्मोडायनामिक सिस्टम इसके बारे में जानकारी है कंप्लीट। तो ये जानकारी क्या क्या होनी चाहिए जिससे आपको ये थर्मोडायनामिक सिस्टम पता चले? तो ये बर्तन में कितने मोल गैस हैं, पहला तो ये पॉइंट हमें पता चले। सर, ये मोल क्या होता है? तो आप चलो छोड़ो, मोल नहीं पता तो दर्जन में गिनती कर लेते हैं, कितने दर्जन है मॉलिक्यूल्स। तो यार, मॉलिक्यूल तो करोड़ों में होंगे, अरबों खरबों में, बिलियंस ट्रिलियंस में है। तो यदि हम उसको ऐसे गिनती करके बताना चाहेंगे तो बड़ा ऑड सा सिचुएशन होगा। तो एक खास नंबर डिफाइन किया गया है, एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। उस नंबर को, उतने जो कलेक्शन होगा किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसे हम कहेंगे 1 मोल ऑब्जेक्ट। यदि इतना एप्पल हो तो हम कहेंगे 1 मोल एप्पल, 6.023 इंटू 10⁻23। तो इतने जो यदि मॉलिक्यूल्स हैं किसी गैस के, मान लो H2 के इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम कहेंगे 1 मोल H2। यदि इतने मॉलिक्यूल हैं CO2 के, तो हम कहेंगे 1 मोल CO2। तो आप जब किसी बर्तन को कहते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम, तो वहां आपको क्या क्या पता होता है? एक तो कितने मोल गैस वहां मौजूद है, दूसरा वहां प्रेशर क्या है, तीसरा वॉल्यूम कितनी है। तो गैस की अपनी कोई वॉल्यूम नहीं होती। जिस बर्तन को आप थर्मोडायनामिक सिस्टम कह रहे हो, जितना वॉल्यूम का होगा बर्तन, उसमें पूरे में फैला होगा गैस। तो उस बर्तन के वॉल्यूम को ही उस गैस थर्मोडायनामिक सिस्टम का वॉल्यूम आप कह देते हैं। टी टेम्परेचर, वहां यदि थर्मामीटर लगाते हो तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी मिलेगा आपको। तो वो हमें पी, वी और टी, यदि 3 चीजें पता है तो इसका मतलब है हम थर्मोडायनामिक सिस्टम को जानते हैं। इनमें क्या कोई रिलेशन होता है? तो आप एक इंपॉर्टेंट आइडिया यहां देखते हैं, वो आइडिया कहलाता है आइडियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन का क्या सेंस है? आइडियल गैस इक्वेशन का सेंस है कि आप जो कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम देखते हैं,
उसका एक पर्टिकुलर स्टेट आपको पता है, तो स्टेट का मतलब आप जानते हैं कि थर्मोडायनामिक सिस्टम जो वो बर्तन है उसमें गैस कितने मोल है, उनमें प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है उसका, और टेम्परेचर कितनी है। तो उसके जो आपस के रिलेशन हमें मिलता है ना, उसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। और ये देखा क्या गया, ये आता है पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। पीवी इक्वल्स टू आता है एन आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन कहलाता है। ये जो रिलेशन है किसी एक स्टेट में जो गैस थर्मोडायनामिक सिस्टम के नंबर ऑफ मोल, प्रेशर उस बर्तन के भीतर गैस का, बर्तन का वॉल्यूम और टेम्परेचर जो वहां गैस में मौजूद है टी, उनके आपस के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसकी इंपॉर्टेंस सर कितनी है, तो ये आप कहो 7 स्टार फॉर्मूला इस टॉपिक का। सर ये किस चैप्टर में हम इसको देखते हैं, चाहे इसको केटीजी में रख लो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, चाहे इसको थर्मोडायनामिक्स में रख लो, ये यूज दोनों में होंगे। केटीजी में ये इन सब के बारे में बात करते हैं हम, प्रेशर, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के बारे में क्या बात करनी, जो बर्तन का वॉल्यूम वो गैस का वॉल्यूम। सर प्रेशर के बारे में क्या बात करनी, तो सबसे पहली बात कि प्रेशर का अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे एटमॉस्फेयर में आप हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो आपके चारों तरफ एयर आप पर फोर्स लगा रही है, वो जो फर्स्ट फोर्स पर यूनिट एरिया है वो है प्रेशर। तो आप कहते हैं ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोगों को किसी जगह यदि कहीं बर्तन में रखा गैस मिलता है तो उसका हम लोग प्रेशर कहते हैं कितना, तो प्रेशर कह देते हैं 1 एटमॉस्फेरिक, यदि वो एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में है। और यदि बर्तन के ढक्कन को बंद किया हुआ है, सोचो जैसे ट्यूब है साइकिल के टायर के भीतर, उसमें आप हवा भर देते हैं, तो वहां पर प्रेशर 1 एटम से बढ़ के 2 एटम या 3 एटम हो जाता है। एटम 1 एटम का मतलब 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2 एटम 2 इंटू 10⁵। तो जब आप बर्तन को बंद करके उसके भीतर आप चाहें तो वहां प्रेशर बढ़ा सकते हैं, एटमॉस्फेयर से ज्यादा कर सकते हैं, वहां प्रेशर कम कर दे सकते हैं। तो किसी एक स्टेट में आप जो देखते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल, उनके आपस का रिलेशन ये कहलाता है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ये कहलाता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। तो एक रिलेशन तो हमारे सामने ये आ रहा है, चैप्टर का नाम है केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स। यहाँ सिलेबस में है आइडियल गैस। आइडियल गैस वो गैस है जो मॉलिक्यूल उनके आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करते, मतलब एक दूसरे को ना तो अट्रैक्ट करते हैं ना रिपेल करते हैं, मतलब उनमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं किसी भी बर्तन में है या एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ कबड्डी खेल रहे हैं। तो यदि हमारा जो चैप्टर है हम फिजिक्स में जो पढ़ेंगे आइडियल गैस, इनमें मॉलिक्यूल का जो टक्कर होगा वो इलास्टिक कोलिजन माना गया है, एनर्जी लॉस नहीं होता। टक्कर में जो जो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं वो ज्यादा देर कांटेक्ट में नहीं रहते, वो इंस्टेंटेनियस इवेंट माना जाता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो कांटेक्ट में रहते हैं, अलग हो जाते हैं। आइडियल गैस के लिए इन आइडियाज को हम लोग एज्यूम करके फिर प्रेशर का एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, तो बाद में हम डिराइव कर लेंगे। केवल उससे पहले मैं बात करता हूँ एक टर्म जो केटीजी के साथ एसोसिएटेड है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के साथ एसोसिएटेड है, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक सिस्टम कहते हैं किसी बर्तन में रखे गैस को,
तो गैस के बारे में क्या क्या पता चलना चाहिए जिससे आप कहोगे कि हाँ, ये इस सिस्टम के बारे में मेरे पास सारी जानकारी है, कि बर्तन में गैस कौन सा है, कितना मोल है, उसका प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम, तो जो बर्तन का वॉल्यूम है वो गैस का वॉल्यूम होगा, और ये टेम्परेचर टी, वहां थर्मामीटर लगाकर चेक कर लो वहां टेम्परेचर क्या है। अब ये जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है, इसे स्टेट वेरिएबल कहते हैं, कि यदि स्टेट बदलेंगे आप, मतलब ये पीवीटी बदलेगा। स्टेट एक खास सिचुएशन जिसके पी और वी और टी आपको पता है, इसका मतलब आप स्टेट के बारे में जानते हैं, और इनके आपस का रिलेशन है आइडियल गैस के लिए, जिसे आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। सर यहाँ आर कौन है? आर कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, where R equals to universal gas constant. .3 जूल पर मोल पर केल्विन, ये इसका वैल्यू है, और ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। R is called universal gas constant. R is called universal gas constant. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो हम लोगों ने इसको कहा आइडियल गैस इक्वेशन। तो यदि प्रेशर और वॉल्यूम पता हो तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर आएगा? एनआरटी के बराबर होगा। आर यूनिवर्सल कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एन नंबर ऑफ मोल है। यहाँ केवल इतने आइडिया पर हम काम करते हैं अभी फिलहाल, कि थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या हुआ? थर्मोडायनामिक सिस्टम हो गया कि कोई बर्तन और उसमें रखा हुआ गैस, और उसके स्टेट, एक अवस्था, एक स्थिति, एक खास सिचुएशन जिसमें हमें प्रेशर कितना है वहां गैस का डब्बे में। सर वो होता क्या है? तो मॉलिक्यूल भाग दौड़ कर रहे होते हैं, कोई भी एरिया चुने, वहां जो वो पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया फोर्स अप्लाई करता है, दैट इज प्रेशर। ये पर यूनिट टाइम का बेहतर वर्ड नहीं है, फोर्स जो अप्लाई होता है पर यूनिट एरिया, दैट इज प्रेशर। मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, दैट इज प्रेशर, मॉलिक्यूल के टकराने पर। तो गैस के मॉलिक्यूल होंगे तो दीवारों उसे भी टकराते होंगे, गैस के मॉलिक्यूल होंगे तो वहां कोई भी आप अपना कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे उससे भी वो टकराएगा, तो वहां वो हर एक जगह प्रेशर अप्लाई करता है, जिस किसी भी पॉइंट पे आप सोचें। तो आपको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पता है, नंबर ऑफ मोल पता है, तो उनका ये रिलेशन है। आपके सामने दो बर्तन है, दो बर्तन ट्यूब से जुड़े हुए हैं, ट्यूब में एक नॉब लगा हुआ है जो बंद अलग करता है इन बर्तनों को। दोनों बर्तन का जो वॉल्यूम है वो एक जैसा दिख रहा है, कहिए तो मैं बड़ा कर देता हूँ बर्तन, ये भी और ये टू भी वॉल्यूम का। यहाँ एन मोल है गैस, और यहाँ 3n मोल है गैस। यहाँ पर टेम्परेचर टी है, और यहाँ 2t टेम्परेचर है। आपको बताना है यहाँ प्रेशर, प्रेशर की अब आवश्यकता है या नहीं? तो कोई आवश्यकता नहीं। अब आपको ये बताना है कि प्रेशर किस बर्तन में ज्यादा होगा, P1 और P2 में कौन बड़ा है? फाइंड P1 और P2 में कौन बड़ा है? फाइंड रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2। तो यदि हमें ये देखना है तो सोचिए आइडियल गैस इक्वेशन पहले वाले बर्तन में क्या कहलाएगा? तो आइडियल गैस इक्वेशन से पहले वाले बर्तन में आप क्या लिखेंगे? P1V, जो प्रोडक्ट होगा प्रेशर और वॉल्यूम का, ये हो जाएगा nRT के बराबर। और दूसरे वाले बर्तन में क्या लिखेंगे? P2 इंटू 2V,
इक्वल्स टू 3n r 2t के बराबर। यदि इन दोनों को डिवाइड करें, बहुत बढ़िया सुन, तो इन दोनों को डिवाइड करें तो देखिए ना, ये नॉर्मल चला गया, ये r चला गया, ये t चला गया। तो अब मुझे बताइए, ये भी चला गया, ये 2 भी चला गया यहाँ और यहाँ से, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? P1 बाई P2 इक्वल्स टू 1/3। तो P2 इक्वल्स टू 3P1। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। आप यदि ऐसा करें कि एक बर्तन में ये गैस है, दोनों के वॉल्यूम एक जैसे, टेम्परेचर एक जैसे, और नंबर ऑफ मोल 4n एंड n। अब यदि इस जगह हम बात करें कि ये पाइप से जुड़े हुए हैं और ये यहाँ इनको बंद रखा हुआ है, पाइप को, नॉब है यहाँ पर, कनेक्टिंग पाइप अभी एक दूसरे को कनेक्ट नहीं किया हुआ है अलग। तो यदि इसको हम नॉब को ऊपर शिफ्ट करें तो गैस किधर से किधर जाने वाली है? लेफ्ट वाले बर्तन से राइट वाले बर्तन में, या राइट वाले बर्तन से लेफ्ट वाले बर्तन में? कैसे डिसाइड करें कि गैस किधर से किधर जाएगी? लेफ्ट वाले बर्तन से राइट वाले बर्तन में, या राइट वाले बर्तन से लेफ्ट वाले बर्तन में? तो आपके मन में ये विचार आ सकता है कि सर लेफ्ट वाले में ज्यादा गैस है इसलिए वो राइट वाले में चले जाएंगे। तो ज्यादा और कम के हिसाब से नहीं सोचें, आप याद रखिएगा, गैस और लिक्विड ये जो होता है फ्लो करता है, फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर जोन टू लोअर प्रेशर जोन। तो यहाँ केवल मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ये किधर से किधर जाना चाहेगा, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, उससे ज्यादा मैं और नहीं कुछ जानना चाहता। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ये जो प्रेशर P1 देखेंगे ये हो जाएगा 4n/r/t/v। सर ये कैसे? अरे यार, P1 V1 इक्वल्स टू क्या लिखते थे? n1r/t1। तो यहाँ से P1 क्या हो जाएगा? n1r/t1/v1। और दूसरी तरफ देखिए, प्रेशर P2 क्या लिखेंगे? nRT/v। तो क्या लगता है किधर प्रेशर ज्यादा दिख रहा है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? तो लेफ्ट साइड का जो प्रेशर का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 4nRT/v, और लेफ्ट साइड में आ रहा है nRT/v। तो लेफ्ट साइड वाला जो प्रेशर है वो तो 4 टाइम्स है P2 के, 2 वाले प्रेशर के 4 टाइम्स, यहाँ पे प्रेशर 1। अब मुझे बताइए कि यदि मैं नॉब को ओपन कर देता हूँ, पाइप कनेक्टेड है, तो गैस कहाँ से कहाँ भाग कर जाएगी? तो गैस भाग कर जाएगी लेफ्ट साइड से राइट साइड। और ऐसा क्यों होगा? ऐसा हाई होने प्रेशर के से लो पीछे, प्रेशर। हाँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर ये फ्लो करते हैं, ये आइडिया हमने यहाँ यूज किया। हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, हमने केवल आइडियल गैस इक्वेशन को देख रहे हैं सोच करके।
कि ये पीवी और टी के आपस का जो रिलेशन है, अब उसको हम कैसे यूज करें, इसके बारे में यहाँ हम बात कर रहे हैं। तो हम लोगों को फ्लूइड का ये कंसेप्ट पता है कि कंसेप्ट क्या होता है कि गैस या जो लिक्विड होता है जिसे फ्लूइड कहते हैं, वो फ्लो करता है, किधर से किधर फ्लो करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। यदि हम इनको समझने की कोशिश जारी रखें तो बात आती है कि आखिर ये प्रेशर वर्ड को बार बार बोल तो रहे हैं सर आप, ये प्रेशर आ कहां से रहा है? तो प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, इसको हम लोग यहाँ देखना चाहते हैं कि ये क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक डेरिवेशन तो है, उस डेरिवेशन को आप यदि समझने लगते हैं तो बहुत बढ़िया। उस डेरिवेशन में यदि कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझसे पूछेंगे। और फाइनली मैकेनिक्स से चूंकि ये रिलेटेड है ना, तो यहाँ डाउट होने का मतलब आपको मैकेनिक्स में थोड़ा और हमारे साथ मेहनत करना है। तो प्रेशर समझने के लिए आप देखिए, एटमॉस्फेयर में प्रेशर है मॉलिक्यूलों का, जब हम कहते हैं तो उनके भाग दौड़ के कारण। तो बर्तन के भीतर भी प्रेशर है मॉलिक्यूलों का, तो उनके भाग दौड़ के कारण। तो हम प्रेशर को डिराइव करने का एक तरीका सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि हमने एक पार्टिकल लिया, ये इस पार्टिकल को कह दिया आइथ पार्टिकल, क्योंकि बहुत से पार्टिकल हैं आइथ, और इनका जो वेलोसिटी होगा, उस वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक वाई एक जेड। तो मान लेते हैं कि ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, तो इधर जो ले जाने वाला कंपोनेंट है दैट इज बी एक्स। और ये क्यूबिकल बर्तन मान लेते हैं, ये एक क्यूब मान लेते हैं। तो क्यूबिकल बर्तन यदि मान लेते हैं, क्यूबिकल कंटेनर, क्लोज्ड क्यूबिकल कंटेनर, तो इसके भीतर जो गैस है वो तो कबड्डी खेल रहे होंगे, और ये गैस ऐसे जाता होगा, दीवार से टकरा के वापस आ जाता होगा। तो ये जो सामने है ना फेस ए बी सी डी, इस ए बी सी डी फेस पर जो ये टक्कर हुआ, उस टक्कर में एक मॉलिक्यूल के टकराने से जो चेंज होगा मोमेंटम, उसके बारे में बात करते हैं। कितना चेंज होगा? एम वी एक्स। यदि ith पार्टिकल का है तो आई एक्स कह सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो तो एम वी एक्स ही कह दिया। ith पार्टिकल नहीं, एक पार्टिकल को अभी देख रहे हैं, बाद में ith कह लेंगे। अब ये जो था ये जाने वाला मोमेंटम था, और ऐसे ही आने वाला मोमेंटम भी होगा एम वी एक्स। तो जो मोमेंटम का चेंज हो गया, ये हो गया ट्वाइस एम वी एक्स, प्लस माइनस को छोड़ दो, एक है राइट साइड, यदि एम वी एक्स कहते हो इनिशियल मोमेंटम प्लस एम वी एक्स, और फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी एक्स, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो माइनस टू एम वी एक्स आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम है ट्वाइस एम वी एक्स मैग्नीट्यूड वाइज, ये एक मॉलिक्यूल के टकराने से चेंज हुआ है मोमेंटम। और एक सेकेंड में ये मॉलिक्यूल कितनी बार टकराएगा इस एबीसीडी सरफेस से? तो ये मॉलिक्यूल जिस स्पीड से टकराया उसी स्पीड से वापस हुआ, ये इसके लिए क्या कहेंगे हम? इलास्टिक कोलिजन है इसलिए। तो ये मॉलिक्यूल कितना टाइम लेगा यहाँ से जाकर फिर से वापस आने में? तो जाने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा एल बाई बी एक्स, और आने में जो टाइम लगेगा वो भी लगेगा एल बाई बी एक्स। तो जो टोटल टाइम हो गया जाकर आने में, वो कहते रहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हो गया 2 एल बाई बी एक्स। और याद करो, यदि फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, पर सेकंड कितना टक्कर हुआ, फ्रीक्वेंसी तो 1 बाई टाइम पीरियड, वी एक्स बाई 2 एल। तो अब मुझे बताइए, जब हम बात करेंगे एक मॉलिक्यूल के लिए मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम, तो फॉर
ith molecule momentum change per unit time, momentum change per unit time, तो इक्वल्स टू हो जाएगा ये जो फ्रीक्वेंसी है इंटू ट्वाइस mvx। फ्रीक्वेंसी कितना हो गया vx बाई ट्वाइस l और साथ में ट्वाइस mvx। तो ये जो हम देख रहे हैं यहां से कितना आ गया mvx स्क्वायर बाई l। ये यदि ith मॉलिक्यूल है तो उसका वेलोसिटी जो होगा ना उसको हम ith वेलोसिटी कह सकते हैं, तो vix कह दे सकते हैं। यदि ये vix कह दे सकते हैं तो ध्यान दीजिएगा ये vix का स्क्वायर हुआ और उसको किससे डिवाइड किया है l से, और ये जो है एक मॉलिक्यूल के कारण फोर्स है। और ऐसे ही जो बहुत से मॉलिक्यूल हैं वो भी टकराते होंगे, तो जो टोटल फोर्स हम देख रहे होंगे तो वो फोर्स हो जाएगा समेशन m, सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हैं तो mi नहीं लिख रहा हूं मैं, mvx स्क्वायर बाई l। और जो फोर्स है उसको एरिया से डिवाइड कर दो, तो फोर्स बाय एरिया, एरिया मतलब एल स्क्वायर, एबीसीडी वाला एरिया। ये फोर्स बाय एरिया क्या हो जाता है, ये जो फोर्स बाय एरिया हम कह देते हैं ये हो जाता है प्रेशर। तो यहां मेरे पास हो गया समेशन m, तो m को चूंकि सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हैं तो आप समेशन को क्या करो बाहर रख लो। समेशन m के बाहर आ जाने के बाद भीतर क्या है वी आई एक्स स्क्वायर और पीछे ये एल क्यूब। अच्छा देखना ध्यान से, एम है एक मॉलिक्यूल का मास और एल क्यूब से आप क्या देख रहे हैं, एल क्यूब देख रहे हैं वॉल्यूम, तो एम बाई वॉल्यूम, क्योंकि एल है क्यूब का लेंथ, साइड लेंथ, तो एल क्यूब हो गया वॉल्यूम। और एन से मैंने मल्टीप्लाई किया एक्सप्रेशन में और वी आई एक्स स्क्वायर को एन से हमने डिवाइड किया। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो लेफ्ट साइड में है टोटल यदि n मॉलिक्यूल्स रहे हो, हर एक मॉलिक्यूल का मास यदि m हो तो टोटल मास हो गया n इंटू m, और मास अपॉन वॉल्यूम हो जाता है डेंसिटी। तो यहां मैंने उसके लिए रो सिंबल यूज किया, रो इंटू। अब ये जो है समेशन वी आई एक्स स्क्वायर बाई एन, इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या लिख सकते हैं इसके बारे में। पहले फिलहाल इस बात पे गौर करिए, कोई भी यदि मॉलिक्यूल होगा तो उसके पास जो वेलोसिटी है x के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल, उस वेलोसिटी से जाकर वो जब टक्कर होता होगा एबीसीडी वॉल से तो केवल x वाला वेलोसिटी बदलेगा जो नॉर्मल के लॉन्ग है। y और z वाला जो इस एबीसीडी वॉल के पैरेलल है उस पे कोई फोर्स, उस पे कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि टक्कर के टाइम पे जो फोर्स आएगा वो नॉर्मल x के पैरेलल वाला डायरेक्शन होगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स आएगा मोमेंटम उसी डायरेक्शन का बदलता है। तो हमने देखा है पार्टिकल टकराया तो एक्स डायरेक्शन वाला मोमेंटम हो गया ट्वाइस mvx। उस पार्टिकल को वापस पिछले दीवार और वहां से वापस आने में जो टाइम लगा वो हो गया टाइम पीरियड टोटल इस वाल तक आने का। तो ये हो जाएगा ट्वाइस एल बाई वी एक्स। एक सेकेंड में कितनी बार आएगा, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एफ हो गया 1/t वी एक्स बाई 2l, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। फिर हमने कहा कि एक सेकेंड में एक मॉलिक्यूल vx बाई 2l टाइम्स टकराता है और एक बार टक्कर होने ट्वाइस एम vx मोमेंटम में बदलाव होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा पर यूनिट टाइम चेंज इन मोमेंटम। तो पर यूनिट टाइम चेंज इन मोमेंटम हो गया फोर्स, और फोर्स को एरिया, तो वाल एबीसीडी का एरिया कह दिए एल स्क्वायर, उससे डिवाइड कर देते हैं। और एक मॉलिक्यूल का फोर्स, एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम बदलाव से काम नहीं चलेगा, तो समेशन दे देते हैं, जितने मॉलिक्यूल है सबका सम कर ले, ये जो चेंज इन मोमेंटम है। और वो फॉर्मेट चला आया 1/, ये mn बाई v क्रॉस समेशन वी आई एक्स स्क्वायर बाई n, और ये mn हो गया मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी इनटू आगे क्या लिखते हैं VRMS स्क्वायर बाई 3। अब ये VRMS स्क्वायर बाई 3 को हमें समझना होगा कि यहाँ क्या है ये। फिलहाल एक बात गौर करिए कि जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का जब हम ये कहते हैं ith मॉलिक्यूल, तो उसका जो वेलोसिटी होगा
वो वेलोसिटी वी आई हम कैसे लिखेंगे? तो वी आई एक्स आई कैप, वी आई वाई जे कैप, वी आई वाई जे कैप और वी आई जेड के कैप। एक काम करिए, इसका स्पीड देखिए। तो वी आई का स्पीड जो होगा वो अंडर रूट क्या हो जाएगा? वी आई एक्स स्क्वायर प्लस वी आई वाई स्क्वायर प्लस वी आई जेड स्क्वायर, और इनका स्क्वायर करिए। वी आई स्क्वायर, वी आई एक्स स्क्वायर प्लस वी आई वाई स्क्वायर प्लस वी आई जेड स्क्वायर। इनको अब इनको n से डिवाइड करिए। n से डिवाइड करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में डाटा है, ये इस इन और राइट साइड वाले डाटा है, इनमें एक रिलेशन देखिए। ड्यू टू सिमेट्री लाखों मॉलिक्यूल है। प्रैक्टिकली इस बात पे गौर करिए, जो मॉलिक्यूल है डब्बे में कितने हैं? इनफाइनाइट। मैंने कंफर्ट के लिए मान लिया कैपिटल एन, और कैपिटल एन इज लार्ज नंबर, और वो सारे मॉलिक्यूल भाग दौड़ कर रहे होंगे। किसी भी मोमेंट पे हम उनके वेलोसिटी देखें तो एक्स वाई जेड कंपोनेंट मान लिया अधिक से अधिक, और उनके आपने स्पीड देखे और स्पीड का एवरेज लिया। तो स्पीड का एवरेज नहीं लिया, स्पीड के स्क्वायर का एवरेज लिया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, सारे मॉलिक्यूल के एक्स वाले का एवरेज लीजिए, तो सारे मॉलिक्यूल का एक्स वाला, सारे मॉलिक्यूल का वाई वाला स्क्वायर करके एवरेज लीजिए, सारे मॉलिक्यूल का जेड वाला कंपोनेंट स्क्वायर करके एवरेज लीजिए। तो सिमेट्री से आपको क्या लगता है कि एक्स वाला का जो एवरेज होगा वो ज्यादा आएगा, या वाई वाले का जो कंपोनेंट का स्क्वायर का एवरेज आएगा वो ज्यादा आएगा, या जेड वाला जो कंपोनेंट होगा उसका स्क्वायर का एवरेज ज्यादा आएगा? कौन सा ज्यादा आने की उम्मीद करें? मॉलिक्यूल लाखों हैं, उन सबके एक्स वाई जेड कंपोनेंट, किसी का एक्स ज्यादा होगा तो किसी का वाई, किसी का जेड ज्यादा होगा किसी का एक्स, और इस तरह से आपने एक्स वाला सारा कंपोनेंट किसी इंस्टेंट पे स्क्वायर करके उसको एन से डिवाइड किया। उसी तरह वाई वाला सारा कंपोनेंट स्क्वायर करके ऐड करके एन से डिवाइड किया। उसी तरह जेड वाला सारा टुकड़ा स्पीड का वेलोसिटी का कंपोनेंट स्क्वायर करके ऐड करके एन से डिवाइड किया। तो तीनों में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, इसके बारे में कुछ सोचिए तो आप लोग। अलग अलग आएंगे या तीनों एक जैसे आ सकते हैं? सर सेम। इसलिए क्योंकि देखो ना, आपके कमरे में मैं पूछता हूं कि एक्स कंपोनेंट के स्क्वायर ज्यादा मिलेगा या वाई कंपोनेंट वाले स्पीड का स्क्वायर ज्यादा मिलेगा, या जेड कंपोनेंट वाले का स्क्वायर ज्यादा मिलेगा, तो आप कहोगे कि सर कुछ मॉलिक्यूल का एक्स ज्यादा होगा वेलोसिटी कंपोनेंट, तो कुछ का वाई ज्यादा होगा, कुछ का जेड ज्यादा होगा। तो उन सब का जब हम सम करेंगे और एवरेज लेंगे तो मोर और लेस, चूंकि बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल है तो वो एक ही जैसा आ जाएगा। और यदि एक जैसा आ जाएगा तो इस ऊपर वाले इलस्ट्रेशन में अब हम क्या लिख सकते हैं? समेशन वी आई स्क्वायर बाई एन, ये किसके बराबर हो जाएगा? वी आई स्क्वायर बाई एन, ये बराबर आ जाता है थ्राइस समेशन वी आई एक्स स्क्वायर बाई एन। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक जैसे थे। और आप 3 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आ सकते हैं, तो 1/3 समेशन वी आई स्क्वायर बाई एन, और इधर हो गया समेशन वी आई एक्स स्क्वायर बाई एन। और ऐसा करने पर हमें क्या फायदा मिला? तो पिछले पेज पे जो हमने प्रेशर कैलकुलेट किया हुआ है, उस प्रेशर में ये डाटा था। ये डाटा क्या था, मैं बगल में लिख रहा हूं। प्रेशर का जो डाटा हमारे पास आया था, ये आ गया था एम एन बाई वॉल्यूम वी, और साथ में समेशन वी आई एक्स स्क्वायर बाई एन। तो समेशन वी आई एक्स स्क्वायर बाई एन का जो वैल्यू है उसके लिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 1/3, और ये समेशन वी आई स्क्वायर बाई एन। और ध्यान दीजिएगा इसको क्या लिखते हैं, ये मास अपॉन वॉल्यूम हो गया। मास टोटल जो गैस का है अपॉन वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है? आप याद करिएगा, डेंसिटी। और ये जो बाद वाला जो टुकड़ा है ना, इसको हम कहते हैं वी आर एम एस का स्क्वायर।
और ये VRMS का स्क्वायर का मीनिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उससे पहले आप P लिख लो, ये वाला फॉर्मेट 1/3 रो हो गया डेंसिटी इंटू VRMS स्क्वायर, VRMS स्क्वायर। अब यहाँ जो हम पहुंचे, इस डाटा को हमें याद रखना। कोई थर्मोडायनामिक्स में 200 बार यूज होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन इसको फिर भी 2 स्टार, ज्यादा से ज्यादा 3 स्टार दे दो, नहीं तो 1 स्टार भी दे के काम चल, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की आवश्यकता नहीं। ये P इक्वल्स टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर होता है, जो प्रेशर का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया। यहाँ पर जो समेशन VI स्क्वायर बाय N है, ये स्क्वायर का एवरेज है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, आप इसको ये भी लिख सकते हो MN by V इंटू 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ समेशन VI स्क्वायर बाय N और उसका स्क्वायर। तो ये जो डाटा होता है ना, ब्रैकेट के भीतर वाला डाटा, उसको कहते हैं VRMS स्क्वायर। ब्रैकेट के भीतर वाला जो डाटा है उसको हम कह देते हैं VRMS स्क्वायर। VRMS स्क्वायर जो है ये क्या है, ये एक बार मैं अगले पेज पे आपको बता रहा हूं। VRMS का स्क्वायर का मतलब हो गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर, करते करते चले आए प्लस VN स्क्वायर, मान लिया N मॉलिक्यूल थे, तो स्क्वायर का ये एवरेज हो गया, स्क्वायर का जो एवरेज हो गया। और आप यदि VRMS को डिफाइन कर रहे हैं तो उसका अब स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो VRMS को क्या पढ़ते हैं, रूट, और ये है मीन, और ये है स्क्वायर। और इस VRMS का नाम रखते हैं, VRMS का नाम रखते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये ऐसे हम इसको पढ़ते हैं VRMS को। VRMS को कहते हैं रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज। अब इसके मीनिंग को समझिए। हम लोगों को अलग अलग पार्टिकल का वेलोसिटी पता है, उनका स्क्वायर कर लिया, मतलब स्पीड का स्क्वायर कर लिया, तो वो उसका एवरेज ले लिया, तो वो तो स्क्वायर का एवरेज हो गया, और उसका स्क्वायर रूट कर दिया तो वो कहलाता है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। हाँ तो रो क्यों रहे हो? तो रोने की बात क्या है इसमें, पागल हो क्या? हमारे रो क्यों रहे पास हो? जो ये वैल्यूज दिख रहे हैं हम VRMS, ये यहाँ चेक करिए एक बार कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनके वेलोसिटी का हमने क्या किया, स्क्वायर, उसका हमने क्या कर दिया, एवरेज, अब फिर उसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर रूट। तो ये वेलोसिटी का एवरेज नहीं है, ये वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया, तब जो एवरेज लिया उसका स्क्वायर रूट करने से जो डाटा आया, ये VRMS कहलाता है। इसकी इसकी नीड क्यों पड़ी सर? ये काफी इंपॉर्टेंट डाटा होता है कि जितने भी गैस के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं उन सब का वेलोसिटी देखो, उनका स्क्वायर कर दो, फिर उनका एवरेज ले लो, फिर स्क्वायर रूट ले लो, तो उसका नाम दे देते हैं VRMS। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, और क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं बताता हूँ। ये जो VRMS होता है कि आप यदि कमरे के भीतर जितने भी गैस हैं उनका एवरेज वेलोसिटी बताओ क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, कमरे के भीतर जितने भी गैस मॉलिक्यूल हैं उनका एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी होते हैं तो कोई पूरब की तरफ जा रहा होगा तो कोई पश्चिम की तरफ जा रहा होगा, कोई उत्तर की तरफ जा रहा होगा, कोई दक्षिण की तरफ जा रहा होगा। तो जब हम इनके सम करेंगे ना, सारे इनफाइनाइट जो पार्टिकल मौजूद हैं, और उनका जब हम एवरेज लेंगे तो जनरली वेक्टर सम 0 आ जाता है। 0 आने के कारण हम कह देते हैं एवरेज वेलोसिटी 0। तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया,
तो एवरेज वेलोसिटी जब 0 हो गया तो हमने क्या सोचा, ये तो वेक्टर होने के कारण 0 हो गए। तो वेक्टर होने के कारण 0 हो गए तो एक काम करते हैं कि वेक्टर होने के कारण हम उनका मॉड ले लेते हैं, तो स्पीड हो जाएगा और उनका स्क्वायर कर देते हैं। तो आप ये अब तो निगेटिव हो ही नहीं सकता, या यूं कह लो कि वेलोसिटी वेक्टर होने के कारण प्लस माइनस हो सकते थे, लेकिन यदि मैं वेलोसिटी का स्क्वायर कर रहा हूं तब तो ना तो प्लस, अब तो सारा प्लस ही होगा। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस प्लस vn स्क्वायर, और उनका हम एवरेज ले लें तो अब तो ये 0 नहीं आएगा। लेकिन ये तो वेलोसिटी का एवरेज नहीं है, वेलोसिटी का एवरेज हमें चाहिए और वो तो 0 आ गया, तो फिर मैंने उनको स्क्वायर कर दिया तो प्लस माइनस गायब हो जाता है। तब हमने उनका एवरेज लिया, लेकिन ये हमें एवरेज वेलोसिटी नहीं दे रहा। तो स्क्वायर का एवरेज है ना, तो हमने फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये भी लगभग एवरेज जैसा एक डाटा हो गया, और इनका नाम रख दिया रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज, VRMS। तो होता क्या है कि एवरेज वेलोसिटी 0 होता है इनफाइनाइट, जब गैस के 2-4 मॉलिक्यूल होगा तो एवरेज 0 होना जरूरी नहीं है। लेकिन जब किसी कंटेनर में आप देख रहे हैं गैस, तो करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे, कोई पूरब जाएगा कोई पश्चिम, तो उनके जो वेक्टर सम होंगे वेलोसिटी का, वो तो हो सकता है कि एवरेज उनका 0 आ जाए। तो मोस्टली ऐसा ही होता है लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होने पर एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0। तो एवरेज वेलोसिटी जब 0 हो जाता है तब हम एक नया टर्म कॉइन करते हैं कि वेलोसिटी का स्क्वायर, फिर उसका एवरेज, फिर उसका मीन और फिर उसका स्क्वायर रूट। तो ये जो नया टर्म हमने कॉइन किया, नया टर्म ढूंढा, इसे कहते हैं VRMS। तो याद करिए ये कहां से आ रहा है। तो जब आपने सोचना था ना कि ये V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर और प्लस VN स्क्वायर, और इसको आपने डिवाइड किया n से, तो ये जो था इसी को हम लोगों ने ऐसे लिखा था, समेशन VI स्क्वायर बाई n। और ये हमने किसके बराबर कर दिया था, समेशन 3 टाइम्स समेशन VI x स्क्वायर बाई n। और हमने इस डाटा के बदले क्या लिखा, इस डाटा के बदले हमने लिख दिया VRMS का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर रूट गायब हो जाता है। ये हो जाएगा 3 समेशन VIX स्क्वायर बाई n, और समेशन VIX स्क्वायर बाई n जो है ये आ गया था 1/3 VRMS स्क्वायर, और वो हो गया था समेशन VIX स्क्वायर बाई n। तो जो प्रेशर का वैल्यू था, वो प्रेशर का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 1/3 रो VRMS स्क्वायर। तो हम लोगों ने देखा कि किसी बर्तन में जो गैस है, ये मॉलिक्यूल जाकर टकराते हैं दीवार से, वहां इलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम में चेंज हुआ, उसके कारण ये प्रेशर आया। तो प्रेशर का ये पॉइंट ध्यान रखिए, कहानी कंटिन्यूड रहेगा, अगले टर्न पे आगे बात करते हैं। थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir.